हेलो। साइटोलॉजी में आज जो डिस्कशन के बिंदु होंगे उसमें कई छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स पे बातचीत हम लोग करेंगे। इसमें जो मुद्दे आज लेने जा रहे हैं हम लोग उसमें प्रोटियोजोम्स हैं, वॉल्ट्स हैं, माइक्रोबॉडीज़ और राइबोसोम्स होंगे। इसमें दो ऐसी रचनाएं हैं, एक तो प्रोटियोजोम और दूसरा वॉल्ट्स, जो सामान्यतः आप नहीं पढ़ते हैं या सामान्यतः जिन पुस्तकों को आप पढ़ते हैं उनमें ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है, छोटा सा डिस्कशन है, लेकिन उस पे बातचीत करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन जो होगा सेल का दैट विल बी कंप्लीट। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली हम लोग देखने जा रहे हैं और वो प्रोटियोजोम होगा। देखो, प्रोटियोजोम बहुत लेट 90s में खोजा गया ये स्ट्रक्चर था और ये एक टनल की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इट्स ए टनल लाइक स्ट्रक्चर जो कई सारे प्रोटीन का बना हुआ होगा। ये टनल की तरह की रचना होगी और ये कई सारे प्रोटीन का बना होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होगा उसको सेल के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर जो है वो जिम्मेवार होता है। तो इसे हम लोग कभी भी कहते हैं कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एपरेटस है, दैट इज़ ए टनल लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो टनल लाइक स्ट्रक्चर होगा वो बना हुआ होगा ढेर सारे प्रोटीन का। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आखिर ये किस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो देखो, इसका बड़ा सीधा सरल जवाब है कि सेल के अंदर टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोटीन बनाए जाते हैं और ये जो तमाम प्रोटीन बनाए जाएंगे उनकी एक निश्चित भूमिका होती है और जब वो अपना काम पूरा कर देते हैं तो उसके बाद उन प्रोटीन का क्या किया जाए। तो बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत ही इफ़िशिएंट तरीके से काम करता है और जिन प्रोटीन का अब कोई फंक्शनल यूटिलिटी नहीं है, अब वो प्रोटीन अगर काम करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उन प्रोटीन को अगर उनके मोनोमरिक यूनिट में यानी अमीनो एसिड्स में अगर बदल दिया जाए तो फिर ये अमीनो एसिड रीयूज़ किए जा सकते हैं नए तरह के प्रोटीन को बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि सेल में जिन प्रोटीन की अब कोई भूमिका नहीं है, उन प्रोटीन को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें, उसे डाइजेस्ट कर दें, तो फिर उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे उन बिल्डिंग ब्लॉक की मदद से हम नए तरह के प्रोटीन को उस पार्टिकुलर सेल के द्वारा नए तरह के प्रोटीन को बनाया जा सकता है। अब इसमें जो जिस तरीके से काम करना होगा वो ये होगा कि आखिर रैंडमली किसी प्रोटीन को तो तोड़ा नहीं जा सकता है, तो देयर शुड बी ए मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन विच इज़ नो मोर फंक्शनल। कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा प्रोटीन अब फंक्शनल नहीं है। तो उसके लिए किया ये जाता है कि जो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड द प्रोटीन इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ यूबिक्यूटिन। एक छोटा प्रोटीन होने जा रहा है जिसे यूबिक्यूटिन कहेंगे। तो ये जो यूबिक्यूटिन होगा उस यूबिक्यूटिन को जोड़ दिया जाएगा उस प्रोटीन के साथ विच इज़ नो मोर फंक्शनल। तो वंस द प्रोटीन इज यूबिक्यूटिनेटेड, यानी एक बार प्रोटीन के साथ अगर यूबिक्यूटिन जुड़ गया देन तब फिर उस यूबिक्यूटिनेटेड प्रोटीन को ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसको वो अपने अंदर ले लेगा। ये मैंने कहा ना कि टनल की तरह की रचना है, तो वो उसको अपने अंदर ले लेगा और लेने के बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाएगी और वो तमाम एमिनो एसिड्स रिलीज हो जाएंगे जो उस प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेवार है। तो इसकी भूमिका यही है। ऑब्वियसली जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आप सोचेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई रचना नहीं है। ये जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड दिस प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन ए टनल लाइक फैशन। और ये प्रोटीन जो हो गए, ये जो टनल लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उन तमाम प्रोटीन को, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अब जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनका काम पूरा हो गया है, उन प्रोटीन को एक वेस्ट के रूप में सेल में रखने की बजाय सेल ने प्रोटियोजोम की मदद से उनको उन मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसको फिर हम नए प्रोटीन को बनाने में बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोटियोजोम के बारे में पूरी बातचीत आपकी यही है। यहाँ से
आप शिफ्ट कर जाएंगे एक दूसरे मुद्दे पे, वॉल्ट्स। देखो वॉल्ट्स भी लेट 90s में खोजा गया ये स्ट्रक्चर था, और इस वॉल्ट को हम लोग कभी भी कहते हैं कि ऑक्टागोनल बैरल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और शेप और साइज दोनों मामलों में इट विल बी वेरी सिमिलर टू न्यूक्लियर पोर एपरेटस या कॉम्प्लेक्स। ये शेप और साइज इन दोनों मामलों में बिल्कुल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाई पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ऑक्टागोनल बैरल की तरह की रचना होगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सेलुलर ट्रक की तरह काम करता है। इसके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि इट एक्सेस्ट सेलुलर ट्रक दैट विल बी डॉक एट द न्यूक्लियर पोर, जो न्यूक्लियर पोर के पास उपस्थित रहेगा, और वहाँ से ये जो होगा न्यूक्लियस से कुछ चीज़ों को पिक करके साइटोप्लाज्म में लेकर के जाएगा। इसके बारे में जो बातें स्पष्ट रूप से अब लगभग ज्ञात हैं वो ये हैं कि न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट को लेकर के साइटोप्लाज्मिक साइट तक पहुंचाने का काम जो होगा वो वॉल्ट्स के माध्यम से किया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनेंगे, इतनी बात आपको पता है अब कि मैसेंजर आरएनए हैज़ द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। डीएनए में उपस्थित सूचना का इस्तेमाल करके मैसेंजर आरएनए बना विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और फिर वो ये जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उस मैसेंजर आरएनए को बेसिकली बाहर साइटोप्लाज्म में लाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ राइबोसोमल सब यूनिट भी ज़रूरी हैं, क्योंकि राइबोसोम ही साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में काम करते हैं। हालांकि जब आगे आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, वहाँ पे ये तथ्य आपको मिलेगा कि जो ये आरएनए होगा वो मैसेंजर आरएनए के रूप में नहीं बनता है। एक्चुअली प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए जो होगा दैट विल बी पिक्ड अप बाय द वॉल्ट, और ये प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए जो होगा उसको साइटोप्लाज्म में लेकर के आएंगे अलॉन्ग विथ राइबोसोमल सब यूनिट। वॉल्ट्स नेचुरली ये भी कोई मेम्ब्रेन से घिरी हुई रचना नहीं होने जा रही है। वॉल्ट्स पे अब दूसरी कोई बातचीत नहीं है। यहाँ से आप शिफ्ट करते हैं माइक्रोबॉडीज़ पे, तो देखो माइक्रोबॉडीज़ सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होने जा रहे हैं, जिनका डायमीटर 0.2 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर के रेंज में होगा। और जब इस माइक्रोबॉडीज़ को लेकर के आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ये सब के सब इस तरह के सिंपल वेसिकुलर स्ट्रक्चर होने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट विद इन, इसके अंदर क्या है वो डिसाइड करेगा कि उस माइक्रोबॉडीज़ को हम क्या नाम दें। तो सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देने जा रहे हैं कि ये माइक्रोबॉडीज़ हैं। और इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं वो उस पार्टिकुलर माइक्रोबॉडी को एक पार्टिकुलर नाम दिला देंगे, या उसी के बेसिस पे उस माइक्रोबॉडी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें दो माइक्रोबॉडीज़ आप देखते हैं, पेरोक्सिसोम और दूसरा ग्लाइऑक्सिसोम। सबसे पहली बातचीत पेरोक्सिसोम पे हम लोग चर्चा करें तो देखिएगा कि पेरोक्सिसोम जो होगा, अगर अकरेंस वाइज देखें तो ये जो होंगे वो एनिमल्स की बात अगर करें तो उनके लीवर किडनी के अंदर ये उपस्थित होंगे, और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में जो मेसोफिलस सेल्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो सेल्स होंगे लीव्स के, उनमें पेरोक्सिसोम उपस्थित होने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमने शुरू में आपको दिखाया कि सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वुड बी देयर, लेकिन इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर जो एंजाइम्स होंगे, दिस एंजाइम्स वुड बी इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। The moment we say that the structure is having enzymes for metabolism of hydrogen peroxide, that means enzymes are there to synthesize hydrogen peroxide, and at the same time there are enzymes to catabolize the hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide को बनाने वाले enzymes, hydrogen peroxide को तोड़ने वाले एंजाइम्स वहाँ पे उपस्थित होंगे। अब अगर एंजाइम्स को आप स्पेसिफाई करें देन विल फाइंड कि वहाँ कैटेलेज होगा, यूरेट ऑक्सीडेज होने जा रहा है, एमिनो ऑक्सीडेज और अन्य भी कुछ एंजाइम्स वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो पेरोक्सिसोम के बारे में बस स्ट्रक्चर, सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैविंग एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिज्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप एंजाइम का नाम याद रख सकते हैं, कैटालेज दैट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम्स, उसके अलावा यूरेट ऑक्सीडेज हुआ, उसके साथ आप डी एमिनो ऑक्सीडेज को भी वहाँ पे आप उपस्थित पाइएगा।
पेरोक्सिसोम की भूमिका क्या होने जा रही है? तो पेरोक्सिसोम वुड परफॉर्म ए नंबर ऑफ रोल्स, बहुत सारा फंक्शन ये कैरी आउट करेगा। इसमें सबसे पहली भूमिका तो आप लेकर के देखेंगे, जो हमने कहा आपको कि इट विल सर्व एज ए साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म के रूप में, मेटाबॉलिज्म के साइट के रूप में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म के साइट के रूप में काम करेगा। और दूसरी तरफ लेकर के देखें तो फोटो रेस्पायरेशन, मैंने पहले भी आपको ये बात बता रखी है कि फोटो रेस्पायरेशन एक ऐसी क्रिया होने जा रही है। फोटो रेस्पायरेशन के बारे में कहा गया था कि ये जो रिएक्शन सीक्वेंस होगा, इट विल टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो होगा इट विल टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने जा रहा है। इसमें भूमिका पेरोक्सिसोम, अभी जो हम लोग देख रहे हैं पेरोक्सिसोम में भी ये होगा। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर ये जो फोटो रेस्पायरेशन की जो क्रिया होगी उसे कंप्लीट किया जाएगा। इन तीनों के अंदर ये रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट किया जाएगा। इसके साथ बीटा ऑक्सीडेशन जो होगा ऑफ फैटी एसिड, इसको भी पूरा किया जाएगा। हालांकि अगर माइटोकॉन्ड्रियन को आप याद कीजिए तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड would take place even in mitochondrial matrix। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होगा और यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में भी बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का आपको दिखने जा रहा है। इसके अलावा थर्मोजेनेसिस, हीट जनरेशन भी ये करेगा, इसके द्वारा हीट जनरेशन भी किया जाएगा। उसके साथ लेकर के देखेंगे कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मेलोजन। प्लाज्मेलोजन जो होंगे एक ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें फैटी एसाइल चेन जो होगा वो ईस्टर लिंकेज में जुड़ने की बजाय ईथर लिंक्ड होते हैं। दे आर ईथर लिंक्ड। इस पे प्लाज्मेलोजन पे थोड़ी सी बातचीत आप लिपिड में करेंगे, ज़्यादा विस्तार तो आपके स्तर पे नहीं बनता है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि यहाँ पे ईथर लिंकेज दिखाई पड़ेगा जो अल्कोहल होंगे और जो फैटी एसिड चेन होगा उसके बीच में। इंस्टेड ऑफ नॉर्मली ईस्टर लिंकेज होता है, लेकिन प्लाज्मेलोजन में आप लेकर के देखिएगा कि देयर विल बी ईथर लिंकेज। तो पेरोक्सिसोम के जो काम हो गए, अगर आप रोल को लेकर के एक बार फिर देखें तो इट विल सर्व एज साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म की साइट के रूप में काम कर रहा है। उसके साथ मैंने आपसे ये कहा कि इट विल पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पायरेशन। हालांकि बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि फोटो रेस्पायरेशन 3 ऑर्गेनेल में पूरा किया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रियन, और इसी सीक्वेंस में इसको आपको दिमाग में रखना होगा। उसके अतिरिक्त आपको कहा गया कि इट विल सर्व एज साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। लेकिन यहाँ पे भी मैं एक फैक्ट और जोड़ रहा हूँ कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वुड टेक प्लेस इवन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। थर्मोजेनेसिस, हीट जनरेशन की क्रिया यहाँ पे संपन्न होगी और प्लाज्मेलोजन की सिंथेसिस भी यहाँ पे संपन्न होने जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो माइक्रोबॉडी होगा वो ग्लाइऑक्सिसोम होने जा रहा है। तो ग्लाइऑक्सिसोम को लेकर के अगर देखें देन यू विल फाइंड कि ये जो होगा, ये जो वाइल कंटेनिंग सीड्स होंगे वहाँ पे ये दिखाई पड़ेंगे और इनके पास एंजाइम्स मौजूद होने जा रहे हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के। इट हैज़ एंजाइम्स फॉर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। स्ट्रक्चर, कहीं कोई स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वुड बी देयर। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, दैट विल गिव दिस माइक्रोबॉडी ए पार्टिकुलर नेम। अगर वहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स मौजूद हैं तब तो उसे आप कहिएगा कि ये क्या है, ग्लाइऑक्सिसोम है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को हम लोग कहते हैं कि इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल का ये मॉडिफिकेशन है एंड इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू शुगर। ये जो होगा फैट को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, फैट का जो शुगर में कन्वर्जन होगा उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको कहा कि ये उन सीड्स के सेल में पाया जाएगा जहाँ पे ऑयल स्टोरेज होती है। जहाँ पे ऑयल स्टोरेज होगा वहाँ पे ग्लाइऑक्सिसोम को आप देख रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स कि जो ऑयल या लिपिड होगा उसको फिर शुगर में कन्वर्ट करना
पड़ता है और इसके लिए इस पार्टिकुलर माइक्रोबॉडी की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी की वजह से जो फंगल मेंबर हैं कई हैं या प्रोटोजोआ हैं या प्लांट्स हैं, दे कैन कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कर सकते हैं फैट को कार्बोहाइड्रेट या शुगर। फैट का कन्वर्सन जो शुगर में किया जाएगा उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई जाएगी, किसके द्वारा? ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के द्वारा। एंड ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल वुड टेक प्लेस इन दिस ग्लाइकोक्सिजोम। यहाँ से फिर जो मुद्दा हम लोग लेंगे वो मुद्दा होने जा रहा है, दो और छोटी छोटी रचनाएं यहाँ पे हैं। उसमें एक स्ट्रक्चर जो होगा उसे हम लोग कहेंगे स्फेरोजोम या ओलियोजोम। स्फेरोजोम या ओलियोजोम के बारे में अगर लेकर के देखें तो ये वायल स्टोरिंग स्ट्रक्चर होगा, ये वायल स्टोरिंग स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा और इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, बट दिस सिंगल मेम्ब्रेन वुड बी हाफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, जैसे ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन के रूप में यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि इट विल बी हाफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, लेकिन व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड दैट, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट? देखो, वाइल बीइंग ए नॉन पोलर कंपाउंड, वाइल जो होगा वो क्या होगा? एक नॉन पोलर कंपाउंड होगा। तो ऐसी स्थिति में जो रचना इसको घेरेगी उसका अगर नॉन पोलर हिस्सा अंदर की तरफ रहे तो तब भी ये स्ट्रक्चर जो होगा ये स्टेबल होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने जा रही है। ये लिपिड जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका बाइलेयर वहाँ पे ज़रूरी होता है जिस रचना के अंदर पोलर सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाएगा। तो वाइल बीइंग नॉन पोलर, तो उस नॉन पोलर के संपर्क में आप लेकर के देखें तो ये जो नॉन पोलर टेल होंगे आराम से रह सकते हैं, स्ट्रक्चर वुड बी स्टेबल वन। तो कभी भी ओलियोजोम के बारे में ये तथ्य आप दिमाग में रखेंगे कि इट्स हाफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल होगा लेकिन हाफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। क्यों हाफ मेम्ब्रेन है? तो रीज़न बहुत सिंपल था कि ये वाइल स्टोर कर रहा है और वाइल क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नेचुरली जो हाफ मेम्ब्रेन बना उसमें जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हुए उनका नॉन पोलर टेल इस वाइल के संपर्क में आराम से रह सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आने जा रही है। अब इसके बाद लेकर के देखें लोमाजोम्स की, तो लोमाजोम की उपस्थिति पे अब थोड़ा विवाद है, लेकिन हम लोग जो पहले से सूचना उपलब्ध है उसके बारे में बस इतना कह दें कि फंगल सेल में देखा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में वेसिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर देयर, जिनको लोमाजोम कहा गया है और माना जाता है कि ये सेल वॉल के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इट इज़ बिलीव्ड कि ये सेल वॉल के सिंथेसिस में क्या है? इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। यहाँ से फिर आप शिफ्ट कर जाते हैं राइबोसोम्स पे। देखो, राइबोसोम कभी भी एक ग्रेन्युलर रचना के रूप में दिखाई पड़ेगा और ये साइटोप्लाज्म में ही होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्मिक फेस पे होंगे और जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होंगे, अगर आप याद करो तो उसमें आपको बताया गया था कि जो क्लोरोप्लास्ट हुए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उनके अंदर भी राइबोसोम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर विच अकर इन साइटोप्लाज्म इन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल जैसे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दे ऑल्सो अकर ऑन द साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अकेले भी हो सकते हैं, ये ग्रुप में भी रह सकते हैं। अगर ये अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये सिंपल राइबोसोम कहलाएंगे, लेकिन अगर इनको आप देख रहे हैं कि दे अगर इन ग्रुप, अगर आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रुप में मौजूद हैं तो ग्रुप में इनको हम लोग पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम का नाम देंगे। पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम का नाम इनको हम लोग देने जा रहे हैं। और जो पॉलीजोम होगा उस पॉलीजोम में आप क्या पाइएगा? तो जो पॉलीजोम होगा उसमें आप लेकर के देखेंगे कि ढेर सारे राइबोसोम्स आपस में जुड़े होंगे मैसेंजर आरएनए के माध्यम से। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वुड बी देयर जो कि राइबोसोम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा और ये जो ढेर सारे राइबोसोम का जो क्लस्टर होगा, जो समूह होने जा रहा है, उसी को हम लोग पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम का नाम देने जा रहे हैं। पॉलीजोम क्यों बनता है? तो देखो, मैसेंजर आरएनए इज हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। मैसेंजर आरएनए में पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की सूचना मौजूद होती है।
अब प्रश्न ये है कि सेल के अंदर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की कितनी कॉपी चाहिए। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि मल्टीपल कॉपीज आर रिक्वायर्ड। तो क्या हर बार पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए अलग मैसेंजर आरएनए आपको लाना पड़ेगा? आप इसको ऐसे समझिए कि कोई पेज है जिसकी आपको बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो क्या आप जो फोटोस्टैट करने वाली मशीन है उस फोटोस्टैट करने वाली मशीन में जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, से फॉर एग्जांपल 100 कॉपीज़ आर रिक्वायर्ड, तो क्या 100 टाइम्स उस पेज को आप बारी बारी से लगाएंगे, एक कॉपी निकालेंगे, फिर आपने रखा एक कॉपी निकाला, फिर आपने रखा एक कॉपी निकाला, या फिर उस एक पेज को 100 टाइम्स आप वहाँ पे जो भी स्विच होगा उसमें ये इंफॉर्मेशन फीड कर देंगे कि 100 कॉपीज़ हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक, अब इसमें लॉजिकल क्या है, इकोनॉमिक कौन सा है, टाइम सेविंग कब होगी? तो टाइम सेविंग तभी होने जा रहा है, इकोनॉमिकल एफर्ट ये तभी होने जा रहा है जब आप एक जो पेज था उसको 100 टाइम्स आप उसकी कॉपी कर दें, या उसको सेपरेटली आप जेरोक्स उसका या सेपरेटली उसकी फोटोस्टैटिंग आप या स्कैनिंग उसकी नहीं करने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर हमको मैसेंजर आरएनए में जो सूचना है उस सूचना को यूज़ करके अगर 100 कॉपीज़ बनानी है तो 100 टाइम्स ऑफ मैसेंजर आरएनए हम नहीं बनाएंगे। एक ही मैसेंजर आरएनए को हम मल्टीपल टाइम, जितनी कॉपीज़ हमको चाहिए उतनी दफ़ा हम मैसेंजर आरएनए अलग अलग न बनाएंगे, रेदर एक ही मैसेंजर आरएनए को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं। तो मैसेंजर आरएनए को मल्टीपल टाइम रीड करने के लिए, उसके मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए राइबोसोम्स जो होंगे वो बारी बारी से उससे गुजरेंगे। तो जैसे अगर कहा जाए कि ये पॉलीसोम जो है और इसमें आप देख रहे हैं कि देयर आर 7 राइबोसोम्स आर देयर, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ जो मैसेंजर आरएनए है एटलीस्ट दैट विल बी फॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए वुड बी ट्रांसलेटेड 7 टाइम्स, 7 कॉपीज बनने जा रही हैं। तो जितनी राइबोसोम्स उससे जुड़ी रहेंगी उतनी कॉपीज बड़े आराम से उस मैसेंजर आरएनए की बनेंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, आप इसको दिमाग में रखिए। सिर्फ मूर्ख की तरह रट्टा मत लगाया कीजिए कि पॉलीसोम इज देयर, पॉलीसोम क्या है, पॉलीसोम क्या है ये याद रहे, लेकिन पॉलीसोम क्यों बना दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से बात स्पष्ट होगी। पॉलीसोम इसलिए बनते हैं ताकि मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज कर सकें या मल्टीपल टाइम्स उसे ट्रांसलेट कर सकें। अब यहाँ से जो एस्पेक्ट आता है कि केमिकल कंपोजिशन राइबोसोम का कैसा होगा, तो देखो राइबोसोम में पहली बात तो ये दिमाग में रखिए कि ये राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए बेसिक प्रोटीन इनका बना हुआ होगा, लेकिन लिपिड यहाँ पे नहीं होंगे, लिपिड इज मिसिंग। अब इन दोनों तीनों बातों को थोड़ा सा रिलेट आप कीजिए। देखिए पहली बात तो ये दिमाग में रखिए कि जब कभी भी आप आरएनए या डीएनए की बात करते हैं तो आरएनए एंड डीएनए वुड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पॉलीअनायनिक फॉर्म। अनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, पॉली मतलब बहुत, इसका मतलब ये होगा कि डीएनए और आरएनए, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ आरएनए, whether it is ribosomal RNA, messenger RNA, transfer RNA, any type of RNA would be negatively charged. किसी भी तरह का RNA हो, किसी भी तरह का DNA हो, that they would always be negatively charged and negative charges, number of negative charges would be huge. अब ये negative charge उसमें आता किससे? देखो DNA और RNA मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है, एंड दिस लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर, और एक जो होगा वो होने जा रहा है फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू। तो जो फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू होगा दैट विल लूज प्रोटॉन। तो फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू से जब प्रोटॉन रिलीज किया जाएगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप। अब किसी भी डीएनए आरएनए में ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू होगा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस वुड बी वेरी लार्ज। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा होने जा रहा है। तो आरएनए हो या डीएनए, दे विल एग्जिस्ट इन पॉलीएनायनिक फॉर्म। अब आपको इतनी बात स्कूल से पता है कि अगर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस या बहुत
एक तरह के चार्जेस एक साथ कहीं पे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वुड बी जनरेटेड। तो यहाँ पे भी आप लेकर के देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट करेगा। तो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए को तो फैला हुआ होना चाहिए था, बट फैक्ट इज दैट कि ये कंडेंस्ड है। अब अगर वो पॉलीएनायनिक फॉर्म में होगा, जो कि वो है, तो उसको फैलना चाहिए, और यहाँ पे वो बहुत ही कंडेंस्ड रूप में दिख रहा है। ऐसा कैसे है? तो उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सी होगी कि वो फैलना क्यों चाहता है, तो रिपल्सन के बल के कारण। तो अगर ये नहीं दिख रहा है, वो फैल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन हैज़ बिन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज्ड। तो रिपल्सन किसकी वजह से था? लार्ज नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस की वजह से था। तो यदि उन निगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दे, तो हाउ दे विल बी न्यूट्रलाइज? दे विल बी न्यूट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस वुड बी प्रोवाइडेड बाय बेसिक प्रोटीन। देखो, बेसिक प्रोटीन्स आर ऑलवेज रिच इन बेसिक एमाइनो एसिड, हमेशा ये रिच होंगे बेसिक एमाइनो एसिड्स में। और ये जो बेसिक एमाइनो एसिड्स होंगे, दे वुड बी हैविंग एमिनो ग्रुप्स, और एमिनो ग्रुप ऑलवेज एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में काम करेंगे, और जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप। प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल, ऑब्वियसली नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वुड बी क्वाइट ह्यूज। तो इनके पॉजिटिव चार्जेस राइबोसोमल आरएनए के नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड दैट्स वाई राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए को कंडेंस करना संभव हो पाता है। लेकिन क्या सारे नेगेटिव चार्जेस राइबोसोमल आरएनए के न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं? इसका आंसर है नहीं। राइबोसोम्स में लिपिड नहीं होंगे, ऑब्वियसली राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। राइबोसोम ऐसी रचना नहीं होगी विच इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। अब यहाँ से बात आती है टाइप्स की। तो दो टाइप हम लोग करते हैं, 70S और 80S। 70S को लेकर के देखें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे, लेकिन यहाँ हम लोग चर्चा पूरा डिस्कशन यूकैरियोटिक सेल पे कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और एक्सट्रीमली सॉरी, आई शुड रेक्टिफाई द स्टेटमेंट, त्रुटिपूर्ण वाक्य चला गया है। मैं फिर रिपीट करूं कि जो 70S होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। यूकैरियोटिक सेल में जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होंगे वहाँ पे ये दिखाई पड़ेंगे। 80S टाइप जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, और साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होने जा रहे हैं। अगेन आई रिपीट इट, जो 70S टाइप का राइबोसोम होगा वो यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के अंदर पाए जाएंगे। 80S टाइप जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, और जो साइटोप्लाज्मिक फेस होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वहाँ पे होने जा रहा है। और कोई भी राइबोसोम जो होगा वो हमेशा बना हुआ होता है लार्ज और स्मॉल सब यूनिट का, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट का बना होगा। तो जो 70S टाइप होगा वो 50S और 30S राइबोसोमल सब यूनिट का बना हुआ होगा। और दूसरी चीज़ आप लेकर के देखें तो यहाँ पे आपको अगर 80S को लेकर के देखें तो 60S राइबोसोमल सब यूनिट और 40S राइबोसोमल सब यूनिट। तो एक ये लार्ज सब यूनिट हो गया, ये स्मॉल हो गया। 80S के लिए ये लार्ज हो गया और ये स्मॉल हो गया। एस यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है उस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये जो होगा वो स्वेडबर्ग यूनिट होने जा रहा है, इट विल बी स्वेडबर्ग यूनिट। जब भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के क्रम में चीज़ों का फ्रेगमेंटेशन होगा, और डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, वो एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं, और उन्हीं को उनके रिलेटिव डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए स्वेडबर्ग यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अब यहाँ पे एक दो बातें और भी आप लेकर के देखेंगे, और ये होगा कि ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, जैसे अगर हम कहें कि ये क्या है तो स्मॉल सब यूनिट है, इसको लेकर के देखें तो कहेंगे कि ये क्या है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है। तो ये जो स्मॉल सब यूनिट होगा, स्मॉल सब यूनिट जो हुआ, और दूसरी तरफ मैंने कहा कि इट विल बी लार्ज सब यूनिट। तो ये जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होंगे, इनका जुड़ना मैग्नीशियम कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करेगा।
इनका जुड़ना मैग्नीशियम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर मैग्नीशियम के लेवल को आप काफ़ी बढ़ा देते हैं तो इनका डायमर भी बन सकता है। अगर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे तो फिर इनका डायमर भी बन सकता है। यू मे फाइंड डायमर बीइंग फॉर्म्ड कब? तो डायमर वाली बात तब आपको दिखाई पड़ेगी जब आप लेकर के ये देखें कि डायमर तब दिखाई पड़ेगा जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन सब्सटेंशियली हाई होगा। तो दोनों राइबोसोमल सब यूनिट के जुड़ने के लिए भी मैग्नीशियम की ज़रूरत है। मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अगर घटा तो बोथ राइबोसोमल सब यूनिट शुड सेपरेट। एक और बात कि जो 70S और 80S राइबोसोमल सब यूनिट जो होंगे उसमें होने जा रहे हैं। तो यू विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNAs इन 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, और 80S वाले में आप देखेंगे कि 4 तरह के राइबोसोमल RNA वहाँ पे क्या है, उपस्थित हैं। 4 टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNA आर देयर। अब यहाँ से जो दूसरा मुद्दा आएगा वो मुद्दा ये होने जा रहा है कि एक राइबोसोम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया था, एंड दैट मॉडल हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लेक। और लेक ने ये जो मॉडल प्रपोज किया उसमें लेकर के देखें तो आप ये पाइएगा कि कहा गया कि छोटे सब यूनिट में एक हेड, एक बेस और एक प्लेटफॉर्म की तरह की रचना दिखाई पड़ेगी। और लार्ज सब यूनिट के बारे में ये कहा गया कि प्रोट्यूबरेंस वुड बी देयर, एक उभार होगा जिसके दैट विल बी फ्लैंक्ड ऑन वन साइड, एक साइड पे रिज होगा और दूसरी साइड पे एक स्टॉक की तरह की रचना दिखाई पड़ेगी। मैं आपसे ये बात नहीं कहने जा रहा हूँ कि ये मॉडल के पीछे डंडा लेके दौड़िए, ये मैं नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन आप इसको पढ़िए, देखिए। अगर चीज़ें आराम से दिमाग में आ जाएं तो आपको इसे तैयार कर लेना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रश्न की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसको एक नज़र ज़रूर देखिए। अब फाइनली बात आती है राइबोसोम्स की। देखो, राइबोसोम में एक चीज़ हमने अभी जैसे रोक दिया, एक जैसे हम लोग कहें या मैं उसको ऐड भी कर देता हूँ। जैसे अगर राइबोसोमल RNA की बात करें तो इस राइबोसोमल RNA में कहा गया कि 3 तरह के राइबोसोमल RNAs होंगे, या यहाँ पे कहा गया कि 4 तरह के राइबोसोमल RNA होने जा रहे हैं। अब ये 3 या 4 तरह के राइबोसोमल RNA कौन से होंगे? ये 3 या 4 तरह के जो राइबोसोमल RNA होंगे ये कौन से होने जा रहे हैं? तो ये जो 3 तरह के राइबोसोमल RNA होंगे उसमें आप लेकर के देखिएगा कि एक 23S राइबोसोमल RNA होगा और दूसरा 5S होगा, और ये हो जाएंगे बड़े वाले में, और दूसरी तरफ होगा 16S राइबोसोमल RNA होगा, ये छोटे वाले में होने जा रहा है। उसी तरह यहाँ लेकर के देखें तो 28S होगा, 5.8S होगा, 5S होगा, ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट में होंगे, और 18S जो होगा ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में होने जा रहे हैं। तो राइट नाउ अगर आप इसे याद रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जब हम लोग RNA देखेंगे तो RNA पढ़ते वक्त इसको एक बार और हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNAs इन 70S टाइप, और मैंने इसमें कहा कि ये जो होंगे वो लार्ज सब यूनिट में होगा, ये जो होगा वो लार्ज सब यूनिट में होने जा रहा है, और दूसरी तरफ इसके बारे में कहा गया कि ये जो होगा वो स्मॉल सब यूनिट में होगा, फिर ये लार्ज सब यूनिट में, और इसे कहेंगे कि ये स्मॉल सब यूनिट में होने जा रहा है। तो ये एक तथ्य है जो आप दिमाग में रख सकते हैं। एंड फाइनली व्हाट वुड बी द रोल ऑफ राइबोसोम्स? तो राइबोसोम्स हमेशा दे एक्ट एज या दे प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्थान प्रदान करने का काम करेंगे। अब अंत में बात आती है हिस्ट्री की, लेकिन आज मैं हिस्ट्री रोक दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक आध चीज़ और डिस्कस करने के बाद जो कई सारे स्ट्रक्चर आज हमने बताए उनकी हिस्ट्री को इकट्ठे समराइज कर दिया जाएगा। विद दैट आई स्टॉप हियर। नेक्स्ट फिर इससे आगे की बातचीत लोग करेंगे। अब हम लोग लगभग साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लगभग समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो
तो थोड़ा सा और प्रयास आप करें और आई होप कि चीज़ें आप तक इफ़ेक्टिव तरीके से पहुंच रही हैं। तो जम के पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।